लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो स्पेस में किसी एक लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उसे मेजर करके बताता है। इट मीन्स फ्लक्स नेचर में क्या कैलकुलेट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स फ्लक्स नेचर में कैसी क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। तो नेचर में वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, मैग्नीट्यूड बताकर अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर देती हैं, नेचर में ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। लेकिन ये फ्लक्स होता क्या है? तो आंसर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लक्स एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करता है स्पेस में किसी एक लोकेशन पर। सपोज टू बी ये एक स्पेस है, इस स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम ये पता लगाना चाहते हैं इस चारों तरफ स्पेस में से इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक इमेजिनरी एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। उस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ फील्ड लाइन से। इट मीन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम एक सरफेस को ड्रॉ करते हैं, सरफेस ड्रॉप करते हैं, तो उस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक होती हैं, पास होती हैं, वही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वही क्वांटिटी क्या कहलाता है? उस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला फॉर एग्जांपल कि ये एक सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें बताना है कि इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इस लोकेशन पर यहाँ पर एक इमेजिनरी एक सरफेस ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। इस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होकर जाएगी, वी विल कॉल अपॉन दिस इज द फ्लक्स। ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इस सरफेस से पास हो रही है वो क्या है? फ्लक्स। कैसे निकाल सकते हैं? मान लो इसका सरफेस एरिया कितना है, दिस इज ए। तो हमें पता है एक यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो सपोज टू भी कितनी है? ई। तो ए यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी? दिस इज ए। तो ई इंटू में ए, ये मुझे नेचर में क्या देता है? दिस इज फ्लक्स। अब नेचर में फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? तो आंसर है स्केलर, क्योंकि फ्लक्स क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करता है। तो नेचर में वो फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड बताकर अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स एक स्केलर है, लेकिन ये स्केलर दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट से मिलकर बना है। इट मींस इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? ई ए कोस थीटा। और थीटा क्या है? आंसर है थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये हमें सबको पता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हमें पता है एरिया नेचर में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? थीटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दिस इज द एरिया। अगर ये एरिया है, इस एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन होती है। जो इसका ये प्लेन है, जो ये सरफेस बना रही है, इसका जो प्लेन है इस प्लेन के नॉर्मल होगी। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? थीटा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जाएगा तो थीटा कितना बन जाएगा? 0। उस केस में अगर हमारा फ्लक्स कितना होगा? मैक्सिमम होगा, और ये फ्लक्स कितना होगा? ई इंटू में ए। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, इट मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर हो या इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो, उस कंडीशन में हमेशा फ्लक्स कैसा होता है? तो आंसर है फ्लक्स हमेशा मैक्सिमम होता है। ये तो बात थी फ्लक्स की। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गॉस थ्योरम। उसे बड़े ध्यान से देखिएगा। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, देखिए। तो गॉस थ्योरम का ये कहना था बेटे, गॉस थ्योरम का काम क्या था? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करना था। कैसी क्वांटिटी? आंसर है मैक्सिमम। तो गॉस थ्योरम का काम क्या था? मैक्सिमम। फिर से शब्दों को सुनना। गॉस थ्योरम का काम क्या था? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करना। कैसे मेजर करना था? इसकी कुछ कंडीशंस थी। गॉस थ्योरम का ये कहना था कि कोई भी एक क्लोज बॉडी है, कोई भी हमने क्लोज बॉडी ले ली, उसकी कैसी भी शेप हो सकती है, किसी भी एक क्लोज बॉडी की जो शेप होनी चाहिए, तो पहली बात है सरफेस शुड बी क्लोज। तो किसी भी एक क्लोज बॉडी की सरफेस पे जो फ्लक्स बनता है, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना बनता है वो इस गॉस थ्योरम ने बताया। तो गॉस थ्योरम ने बताया किसी भी एक क्लोज बॉडी की सरफेस पे जो फ्लक्स बनेगा
वो कितना बनेगा, जितना चार्ज इस क्लोज बॉडी के अंदर एनक्लोज्ड होगा, फ्लक्स इस क्लोज बॉडी की सरफेस पर इस चार्ज का, जो चार्ज इस क्लोज बॉडी ने एनक्लोज किया है, इस चार्ज का 1 में एप्सिलॉन नॉट बनेगा। इट मीन्स गॉस थ्योरम का ये कहना था कि कोई भी एक क्लोज बॉडी लीजिए, उस क्लोज बॉडी की सरफेस पे फ्लक्स कहाँ बनेगा, क्लोज बॉडी की सरफेस पे। तो किसी भी कोई भी एक क्लोज बॉडी लीजिए, उस क्लोज बॉडी की सरफेस पे जो फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, जितना टोटल चार्ज इस क्लोज बॉडी के अंदर होगा वही कंट्रीब्यूट कितना करेगा इसकी सरफेस पे फ्लक्स। आंसर है जितना चार्ज क्लोज बॉडी के अंदर है उसका 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा कहाँ पे, इस क्लोज बॉडी की सरफेस पे। इस बात को स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, अगर चार्ज इस क्लोज बॉडी के बाहर है तो देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस ऑफ द क्लोज बॉडी। सर चार्ज हमेशा कहाँ होना चाहिए, क्लोज बॉडी के अंदर होना चाहिए। ये किसका कहना था, ये गॉस थ्योरम का कहना था। अगर इसे लिखें तो, और इसको फिर अभी समझते हैं, पहले मैं लिख देता हूं इसे। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस, ये बॉडी will be equal to the total charge enclosed, बंद होना चाहिए, enclosed inside the closed body। आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, यही क्या था हमारा, दिस इज गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम से रिलेटेड 2-3 चीजें हैं जो हमें हमेशा के लिए याद करनी है पहले, फिर इसको और अच्छे समझते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहना था बेटे कि जब भी हमें किसी भी एक सरफेस पर फ्लक्स निकालना है तो पहली बात तो जिस सरफेस पर हमें फ्लक्स निकालना है वो सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड, दिस इज द क्लोज सरफेस। दूसरा, उसकी क्लोज बॉडी की सरफेस, वो क्यू किसके इक्वल होगा, इनटू में 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होगा। इतना कंट्रीब्यूशन कहाँ बनेगा, इस पूरी क्लोज बॉडी की सरफेस पे बनेगा। ये कहना गॉस थ्योरम का था। इट मींस अगर मैं चार्ज बाहर लूं तो बाहर का चार्ज इस क्लोज बॉडी की सरफेस पे कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, आंसर है 0। अगर मैं चार्ज बाहर लूं तो इसकी बाहर इस सरफेस पे कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, 0। ये जो कि हमें बहुत अच्छे से पता है, क्यों, क्योंकि सपोज टू बी ये क्लोज बॉडी है और अगर मैं चार्ज यहाँ पे क्यू ले लेता हूँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से कुछ नंबर ऑफ फ्री लाइंस आ रही हैं, तो अगर इस चार्ज से क्यू नंबर ऑफ फ्री लाइंस इस सरफेस से लिंक कर रही हैं, नंबर ऑफ फ्री लाइंस, जितनी नंबर ऑफ फ्री लाइंस यहाँ पर इससे लिंक कर रही हैं, तो हमें पता है कि इनकमिंग फ्लक्स कैसा लिया जाता है, तो आंसर है इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिंक हो रही है, तो जितना फ्लक्स यहाँ पर लिंक हो रहा है उतनी तो नंबर ऑफ फ्री लाइंस यहाँ से बाहर भी निकल रही हैं। अरे जितना एंटर कर रहा है उतना बाहर निकल रहा है, और बाहर वाला फ्लक्स क्या कहलाता है, दिस इज आउट ऑफ फ्लक्स, और ये फ्लक्स कैसा होता है, दिस इज पॉजिटिव। तो जितना फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स यहाँ पे बाहर निकल रहा है। इट मींस द टोटल फ्लक्स कितना कंट्रीब्यूट होगा यहाँ पे, 0। इसे हमेशा के लिए याद कर लो, पॉजिटिव फ्लक्स इज टेकन टू बी आउट ऑफ द बॉडी एंड द नेगेटिव फ्लक्स इज टेकन टू बी इनसाइड द बॉडी, द टोटल फ्लक्स विल कंट्रीब्यूट टू बी 0। इसके लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छी सी बात है। देखो बेटे, कोई भी सरफेस पर फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं उसके लिए एक तरीका भी है कि अगर कोई फ्री लाइंस किसी एक सरफेस को, अगर कोई एक फ्री लाइंस किसी एक सरफेस को 1 से टाइम कट करती है, एक बार कट करती है, एक फ्री लाइंस एक सरफेस को एक ही बार अगर कट करती है, देयर विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपने देखा, अगर मैं चार्ज क्यू को, ये चार्ज कितना था हमारा, चार्ज क्यू, इस चार्ज क्यू को अगर मैं बाहर रखता हूं इस क्लोज बॉडी के, तो फ्लक्स कितना बना, 0। एग्जैक्टली चार्ज कहां पे था, चार्ज आउटसाइड था बॉडी के। अगर मैं बोलूँ आपसे, ये ए स्टेटमेंट था, बी देखिए, अगर मैं बोलता हूँ चार्ज को अगर मैं अंदर रखता हूँ, चार्ज इनसाइड, तो क्या होता है, अगर ये क्लोज बॉडी है, दिस इज द क्लोज बॉडी, और अगर मैं चार्ज को अंदर रखता हूँ तो क्या फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा। तो देखिए, लेट्स सी, अगर ये चार्ज क्यू है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, यहाँ से ऐसी, यहाँ से ऐसी, यहाँ से ऐसी, यहाँ से ऐसी और यहाँ से ऐसी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही सरफेस को तो एक ही बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही हैं, तो आंसर है सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही हैं। और अभी हमने पढ़ा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक सरफेस से आउटवर्ड जाती हैं तो फ्लक्स कैसा लेते हैं हम, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, आउटवर्ड जाती है तो फ्लक्स कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, एंटर करती है तो कैसा लेते हैं, नेगेटिव। तो इन सब का फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव को पॉजिटिव में सबके फ्लक्स को मैं जोड़ूंगा तो मुझे फ्लक्स मिलेगा। और इसको फ्लक्स को निकालने का तरीका क्या है, इसका फ्लक्स इनके सबके छोटे छोटे फ्लक्स छोटे छोटे फ्लक्स को निकालिए, सबको जोड़ दीजिए। दिस मेथड इज नोन एज इसका इंटीग्रेशन, सबको इंटीग्रेट कर लिए छोटे ईडीएस को, इट मीन्स हमें एक फ्लक्स मिलेगा। मतलब अगर किसी भी एक चार्ज को हम क्लोज बॉडी के अंदर रखेंगे इट विल कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द फ्लक्स, लेकिन अगर चार्ज बॉडी के बाहर रखा इट विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। तो एक बात यहाँ से ये याद हो गई कि जब भी हम चार्ज किसी एक क्लोज बॉडी के अंदर रखेंगे इट विल कॉन्ट्रीब्यूट, इट विल कॉन्ट्रीब्यूट फॉर फ्लक्स। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अब छोटे छोटे से चीजें जो हमें पेपर में बहुत हेल्प करेंगे इस गॉस थ्योरम को समझने के लिए। जैसे कि सबसे पहली बात इसमें नोटिस करिए कि यहाँ पर एक बात समझ में आएगी, गॉस थ्योरम ने ये बात बताई कि एक क्लोज बॉडी की सरफेस पे जो फ्लक्स बनेगा वो कितना होगा, जितना चार्ज उस क्लोज बॉडी के अंदर है उस चार्ज का 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कंट्रीब्यूट करेगा उस क्लोज बॉडी की सरफेस पे फ्लक्स को बनाने के लिए। लेकिन गॉस थ्योरम ने इस स्टेटमेंट को क्यों दिया, ऐसा क्या कंसर्न था गॉस थ्योरम का, क्या सोच के उसने बताया कि इस क्लोज बॉडी की सरफेस पे इतना फ्लक्स बनेगा। अगर मैं इसका एक छोटा सा वेरिफिकेशन बताऊं तो जरा देखिए इसके वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो देखिए जी गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन क्या है। अगर एक छोटी सी बात मुझे बताएंगे, अगर मेरे पास एक चार्ज Q है, दिस इज द चार्ज Q, तो ये Q चार्ज अपने सराउंडिंग में कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बना सकता है, कैन एनीबॉडी टेल। अगर एक चार्ज हमारे पास Q है तो ये Q चार्ज अपने चारों तरफ के स्पेस में कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बना सकता है, ये चार्ज Q, कोई मुझे बता सकता है। तो यस, हमें पता है बेटा एक चार्ज Q अपने सराउंडिंग में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाता है वो कितनी बनाता है, आंसर है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक चार्ज Q अपने सराउंडिंग में मीडियम में, अगर मीडियम कौन सा एयर है तो उसमें जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाता है वो कितनी बनाता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो क्या उस स्ट्रेंथ को बताने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ कर ली, अब इस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होके जाएंगी वही क्या कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक बात सोचो, अगर ये Q चार्ज था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी, ये यहाँ से, हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी सरफेस को पास करके जाएगी। अगर हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी सरफेस को पास करके जा रही है इट मीन्स इट विल कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, कैसे निकाल सकते हैं, EDA cos थीटा करके निकालिए और सबको जोड़ दीजिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये टोटल फ्लक्स कितना आएगा। यस, टोटल फ्लक्स का काम क्या होता है, फिर से सुनिएगा मेरे, फ्लक्स का काम क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को नापना किसी एक लोकेशन पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कौन रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इट मींस जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी उतना उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यही मतलब होता है ना बेटे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये Q चार्ज अगर कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बना रहा है, N, अगर ये Q चार्ज अगर N नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बना रहा है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ टोटल अगर मैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करूं तो मुझे कितनी मिलेंगी, आंसर है N, बनाता कितनी है N, और मुझे इन सब सरफेस पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी मिलेगी N, और वो N है कितना, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस थ्योरम बताता है बेटे।
तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स को डायरेक्ट कैलकुलेट करूँ EDA 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 और इन सबको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो एक्चुअली मुझे वो कितनी वैल्यू मिलेगी, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसलिए क्योंकि एक चार्ज Q कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाता है, आंसर है n, और जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस n बनाता है वो n होती किसके इक्वल है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब यहाँ ये जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हर सरफेस के साथ फ्लक्स बना रही है उन सबका टोटल हमेशा किसके इक्वल होगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये वेरिफिकेशन किसका हुआ, आंसर है गॉस थ्योरम का। तो बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, एक चार्ज Q किसी एक क्लोज बॉडी के अंदर रखा है तो वो चार्ज Q मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी निकालता है, n, कितनी होंगी, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। और हमें ये बताना है कि इस गिवन लोकेशन पर यही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है, उसके लिए यहीं पर हमने एक सरफेस ड्रॉ कर दी। जैसे हम यहाँ पर एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करेंगे इट मीन्स ये सारी की सारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसी क्लोज बॉडी के अंदर कन्फाइंड हो जाएंगी। अगर सारी की सारी इसी के अंदर कन्फाइंड हो गई तो हम उसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक बल्ब लिया, ये एक बल्ब है, इस बल्ब से निकलने वाली जो रोशनी है उसको हम गैदर करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। तरीका क्या है, एक बल्ब लगा लीजिए, ये जो बल्ब है ये एक चार्ज की तरह बिहेव करता है। अगर ये जितनी नंबर ऑफ रेडिएशन निकालता है उतनी रेडिएशन को हम कैप्चर करना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक सरफेस ले ली। इस सरफेस से जितनी रेडिएशन लिंक होगी हम बोलेंगे वही क्या है, उसका फ्लक्स है। एग्जैक्टली एक चार्ज, ये वाला चार्ज Q जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपनी सरफेस के साथ लिंक करेगा, जितना सरफेस के साथ फ्लक्स बनाएगा, यहाँ पर फ्लक्स बनाता है छोटा छोटा छोटे छोटे EDA 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 फ्लक्स बनाएंगे। उन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो किसके इक्वल आएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि ये चार्ज कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ये छोटे शब्दों में इसका एक मतलब था जो आपको समझ में आना चाहिए। अगली बात सुनिए, उसके बाद हम ये सरफेस को क्लोज ही क्यों लेते हैं, वाई डू वी टेक द क्लोज सरफेस, वाई डू वी टेक द क्लोज सरफेस इन डिटर्मिनेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में हमें क्लोज सरफेस लेने की क्यों जरूरत है, वो इसलिए जरूरत है बेटे कि अगर हम एक क्लोज बॉडी लेते हैं और हमें पता है कि ये चार्ज Q यहाँ से n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालता है, अगर ये n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालता है तो वो n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही तो हमें कैलकुलेट करना है कि अगर ये चार्ज Q है तो ये चार्ज Q इस लोकेशन पर, इस चार्ज Q से इस लोकेशन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कौन बताता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अगर मैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को कैलकुलेट कर लूँ तो मैं किसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तरीका क्या है, इसके चारों तरफ सरफेस ड्रॉ कर दी। अगर ये सरफेस अगर मैं चारों तरफ से बंद कर दूँ तो जितनी ये फील्ड लाइंस निकालेगा उतनी फील्ड लाइंस तो लिंक होंगी। मान लो इस चार्ज Q ने 10 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकाली और मैंने इसको चारों तरफ से बंद कर दिया, तो इन पूरी क्लोज बॉडी पे कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक होगी, 10। और जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक होगी हम बोलेंगे वही क्या उसका टोटल फ्लक्स है। अगर मैं इसको कहीं से ओपन कर दूं, सपोज टू भी हमने इस सरफेस को इतना ओपन कर दिया, तो अब फील्ड लाइंस कितनी लिंक होगी, तो आंसर है इस सरफेस के साथ तो फ्लक्स लिंक ही नहीं होगा। और जब यहाँ पे फ्लक्स लिंक नहीं होगा तो हमारी कैलकुलेशन से फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, सपोज टू बी 8, और जबकि होना कितना चाहिए था 10, तो देयर विल बी एरर। क्यों, क्योंकि गॉस थ्योरम किसकी कैलकुलेशन करता है, मैक्सिमम फ्लक्स की, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। गॉस थ्योरम इट इज यूज्ड मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। और मैक्सिमम सिर्फ तभी निकल सकता है जब हम इस सरफेस को क्या कंसीडर करें, क्लोज्ड। इसलिए हमें मान के चलना पड़ता है कि जिस सरफेस पर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं वो सरफेस अगर क्लोज्ड होगी तो ही हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। अगर ये सरफेस ओपन है तो हमें कभी भी गॉस थ्योरम से मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा ही नहीं। और गॉस थ्योरम का यूज ही मैक्सिमम फ्लक्स के लिए, इट मींस वी मस्ट हैव टू कंसीडर द सरफेस शुड बी क्लोज्ड अराउंड द चार्ज। चार्ज के चारों तरफ ये कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बाद आता है इसमें इसका वेरिफिकेशन, इसका प्रूफ। वेरिफिकेशन तो हमने करा लिया थ्योरेटिकली, वैसे भी इसका एक प्रूफ बना लेते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में देखिए, प्रूफ क्या है इसका। हमने क्या करा बेटे, अपनी तरफ से एक चार्ज Q कंसीडर कर लिया। सपोज टू भी एक चार्ज किया, हमारे पास Q है, एक पॉइंट चार्ज है। ओके, हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज Q है। अगर एक पॉइंट चार्ज Q है, अगर मुझे इसके r डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, एक पॉइंट चार्ज Q है और मुझे r डिस्टेंस पर एक P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमें पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है,
1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूला किसके लिए बना है? आंसर पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला बना है और हम सबको ये बहुत अच्छे से पता है। तो एक पॉइंट चार्ज Q P पॉइंट पर हमने क्या करा कि इसी पॉइंट चार्ज को, यही एक पॉइंट चार्ज Q है, दिस इज Q, इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ हमने क्या करा, एक स्फेरिकल, एक सिमेट्रिकल बॉडी को कंसिडर कर लिया। ये चार्ज Q है, इसका R रेडियस मानकर इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल बॉडी को कंसिडर कर लिया, और ये जो स्फेरिकल बॉडी है ये कैसी है? सिमेट्रिकल। अच्छा, ऐसा हमने क्यों करा? और ये जो सिमेट्रिकल बॉडी जो हमने इसके चारों तरफ ली है, सरफेस कंसीडर की है, दिस सिमेट्रिकल सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। क्या कहलाती है? गॉसियन सरफेस। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। अब अगली बात कि अगर मैं ऐसी सिमेट्रिकल सरफेस ना लेके अगर मैं कोई दूसरी सरफेस ले लूं, लाइक ऐसे कि ये एक सरफेस है ऐसी और ये मेरा चार्ज Q है, तो इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ से हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज Q, चार्ज अभी भी उतना ही है, लेकिन हमें एक बात पता है कि कोई भी चार्ज Q अपनी कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालेगा? चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, और कितनी निकालेगा? n। अब लेकिन ये जो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकाल रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन निकालिए फ्लक्स की फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ से पंचर होके जाएगी तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में काम करेगा, जबकि यहाँ पर अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूं तो इसका एरिया वेक्टर इधर आता है, दिस इज ए, ये एंगल कितना है? θ3। इसका मतलब ये है कि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ अलग अलग एंगल बना रही है। और नेचर में अगर हमें किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसे हम मल्टीप्लाई तब तक नहीं कर सकते जब तक कि दोनों की डायरेक्शन कैसी हो? एक जैसे एंगल पे ना हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर मुझे इन दोनों का फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको पता है एरिया की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड किससे, एरिया की डायरेक्शन हर बार अलग अलग है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है और एरिया की डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब एरिया वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार इसका डिस्टेंस सब हर पॉइंट से अलग अलग है, तो एरिया भी वेरिएबल है अभी इस केस के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है, और दो वेरिएबल के हम कभी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। दूसरा, अगर हम ये मान के भी चलें कि एरिया अगर एक दूसरे के साथ सेम है, तो लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर मुझे इसका फ्लक्स निकालना हो तो फ्लक्स निकालने के लिए हम ये फार्मूला EDA, छोटा सा एरिया ले लिया DA, EDA cos थीटा, ये फार्मूला भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि थीटा हर बार अलग अलग है। अगर एरिया हमारा सेम है, छोटा सा एरिया अगर मैं सेम ले लूँ लेकिन मेरा थीटा बदल रहा है, तो भी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो दिक्कत क्या है कि अगर मुझे इसका टोटल फ्लक्स निकालना है तो तरीका क्या है? तो आंसर है, तरीका यह है कि इसमें इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। लेकिन इंटीग्रेशन में दिक्कत क्या है कि आंसर है इंटीग्रेशन तभी हो सकता है जब हर बार मेरा थीटा कैसा हो? एक जैसा हो। तो थीटा सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सिमेट्रिकल बॉडी को कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसा सिमेट्रिकल बॉडी का फायदा क्या है? देखिए, अगर ये एक बॉडी है और ये चार्ज अभी भी Q है, अगर इस Q चार्ज की बात करें तो इस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं? इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, चारों तरफ जा रही है। जो काम यहाँ पे चार्ज कर रहा था एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे भी कर रहा है। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी सरफेस के, ये इसका एरिया वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हर बार कैसी है? सेम। हर बार थीटा कितना बन रहा है? 0। थीटा कितना बन रहा है? 0। एग्जैक्टली इसका भी एरिया वेक्टर कैसा होगा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपनी सरफेस के कैसी होती है? नॉर्मली अलोंग द रेडियस। तो हर बार हम देखते हैं कि हर बार थीटा कितना बनता है? 0। तो ऐसी सिमेट्रिकल सरफेस कंसीडर करने से फिजिक्स में हमारी कैलकुलेशन बेटे आसान हो जाती है। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम इन सबको एल्जेब्रिकली हमें जोड़ना पड़ेगा, और एल्जेब्रा से कैलकुलेशन करना इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो दैट इज व्हाई वी prefer if we want to use the Gauss theorem, if we link to the Gauss theorem, then we have to consider the surface should be spherical in nature. वो spherical is symmetrical in nature, not compulsorily the surface always we have taken the spherical. Another shape can be taken, but the surface should be symmetrical. ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आगे देखिए, तो ऐसी सरफेस क्यों नहीं लेते? क्योंकि ऐसी सरफेस लेने से हमारे एंगल सब जगह अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग एंगल होने से हम इस सब का टोटल EDS cos थीटा नहीं निकाल सकते, फ्लक्स नहीं निकाल सकते। इसलिए हमें हर बार कैसी सरफेस लेनी पड़ती है? आंसर है हमें हर बार एक सिमेट्रिकल सरफेस लेनी पड़ती है। तो इसका रेडियस कितना है? R। तो हमने क्या करा यहाँ पे? लेट करा, लेट
each point charge q is taken around it a closed spherical surface of radius r is taken. Taken here, draw. Now इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है बेटे, वो हमें सबको पता है कि ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, तो आंसर है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी। तो ये अपनी सरफेस को पास करके जाता है, अपनी सरफेस को पास कर रहा है, तो इसका सरफेस एरिया कितना है, सपोज टू बी dA। एक छोटे से एरिया के लिए, इस छोटे से एरिया के लिए इसकी डायरेक्शन भी क्या है, आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, अभी बनाया है बेटे। तो हर जगह से कहीं से भी देखेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इट मीन्स थीटा हर बार कितना बन रहा है, 0। अगर मुझे इसका फ्लक्स निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, फार्मूला EDA cos थीटा। ये हम लोगों ने परसों ऐसे लास्ट क्लास में पढ़ा था, फाई इजिकल टू EDA cos थीटा। क्या तरीका, DA पर जितना जितना फ्लक्स लिंक हो रहा है सबको जोड़ दो, और सबको जोड़ने वाले मेथड को हम क्या कहते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन किसके लिए हुआ, आंसर है क्लोज सरफेस के लिए। क्या ये सरफेस कैसी है, बाय नेचर क्लोज्ड, तो हमेशा ध्यान रखना दिस इज द सिंबल रिप्रेजेंट द क्लोज सरफेस। ये आपको यहाँ मेंशन करना ही पड़ेगा। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, जिसको आप जोड़ रहे हो, वो कैसा है, बाय नेचर क्लोज्ड है। दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन, इसे क्लोज इंटीग्रेशन कहते हैं। इसे आप हमेशा मेंशन करेंगे, इसका एक सिग्निफिकेंस है। अब आगे देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, तो हमें पता है एक पॉइंट चार्ज एक r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अभी तो निकाला था हमने। तो यहाँ पे रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो कितना आता है यहाँ से, तो आंसर है 1/4π, या E को E लिखा रहने दीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये DA थीटा कितना बनता है, तो थीटा बनता है 0 डिग्री का, तो cos 0 तो कितना आ गया, तो इसमें डेरिवेटिव किसका है, एरिया का, तो लिमिट भी किस में आएगी, एरिया में। तो इसका एरिया यहाँ पे कितना था 0, और यहाँ से घूम के जाएंगे तो टोटल एरिया कितना हो गया, दिस इज 4πr²। अरे स्फेरिकल सरफेस है ना, तो यहाँ पर कितना एरिया इनिशियली 0, तो ऐसे DA को सबको जोड़ोगे तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, दिस इज एरिया ऑफ द स्फीयर। तो 0 से शुरू करने हैं, एरिया कितना है 4πr²। तो रखिए जी, तो डेरिवेटिव एरिया का है, लेकिन ये फंक्शन एरिया का नहीं है, इसलिए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो फिलहाल। ये कितना है, दिस इज DA, और लिमिट कितनी है 0 से 4πr²। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो हमें मिलता है E इंटू में A और 0 से 4πr²। पहले फाइनल लिमिट रखिए, फिर माइनस इनिशियल, तो हमें फ्लक्स कितना मिलता है, तो फाई E इज इक्वल टू E इंटू में 4πr², बाकी वो तो 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है, 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू में कितना, Q/r², और ये कितना है, दिस इज 4πr²। तो 4π से 4π गया, r² से r² गया, तो Q/ε0 बच गया। ये तो प्रूफ है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आ जाएगा। तो फाई इज E इज इक्वल टू कितना आ गया, Q/ε0। दिस इज द प्रूफ ऑफ क्या, गॉस थ्योरम। और वैसे भी बड़ी बेसिक सी नॉलेज है यार, Q/ε0 आएगा ही, क्योंकि ये चार्ज कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकाल रहा है, n, और वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी निकाल रहा है उतनी इसके साथ लिंक होंगी, और जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक हो रही हैं वही तो सरफेस के साथ लिंक हो रही है, वही तो फ्लक्स है। तो फ्लक्स कितना बनेगा, Q/ε0। ये इसका वेरिफिकेशन था। अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे से क्वेश्चंस देखिए जो आते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन है इसमें बहुत छोटा सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है। अच्छा, इसके के लिए हमेशा गॉस थ्योरम के लिए एक बात और याद रखेंगे आप, नोट करके गॉस थ्योरम एप्लीकेबल कब होगा, नंबर फर्स्ट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, गॉस थ्योरम इज इंडिपेंडेंट
of shape and size of the Gaussian surface consider. नंबर दूसरी, it depend upon the charge, total charge. हमेशा ध्यान रखना कितना, टोटल चार्ज enclosed inside the क्लोज बॉडी. जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि ये एक क्लोज बॉडी है, इसके अंदर चार्ज मैंने रख दिया -2 माइक्रोकूलम का, +3 माइक्रोकूलम का और -4 माइक्रोकूलम का. तो आप मुझे बता सकते हैं इसका फ्लक्स कितना होगा. तो यस, एग्जैक्टली इसकी सरफेस पे जो फ्लक्स बनेगा, टोटल चार्ज को जोड़ लीजिए. चार्ज नेचर में स्केलर क्वांटिटी, तो एल्जेब्रिकली जोड़ लीजिए. तो -4 और -2 -6 और +3, तो कितना आ गया, -3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख लीजिए. -साइन क्या बता रहा है, -साइन ये बता रहा है कि फ्लक्स एंटर करेगा, इनवर्ड होगा. जब इसका नेट चार्ज माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इसमें अंदर ही तो आएंगी. और इसको अगर ड्रॉ करके दिखाना है तो आप ये दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर करेंगे अंदर की तरफ, ऐसे. ये 1 नंबर का क्वेश्चन है. हेयर द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट फ्लक्स का नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है. मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, फ्लक्स कैसा है, इनवर्ड. और ये जो हमारा फ्लक्स आता है, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया बेटे, दिस इज फ्लक्स. अगर ये फ्लक्स कैसा है, φe, अगर ये फ्लक्स कैसा है, अगर ये फ्लक्स पॉजिटिव है तो ये कैसा है, आउटवर्ड. जो कि नेट चार्ज नेगेटिव है तो ये कैसा होगा, दिस इज इनवर्ड. तीसरी बात देखिए, नंबर थर्ड क्या है इसमें कि जो सरफेस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड. द सरफेस शुड बी क्लोज्ड. अगर सरफेस क्लोज्ड नहीं भी है, इट डजंट मीन कि उसमें फ्लक्स नहीं बनेगा. फिर से सुन लो, अगर कोई एक सरफेस क्लोज नहीं है, अगर एक तरफ से ओपन भी दी है और उसमें कोई चार्ज रखा है और हमसे पूछता है कि इसका फ्लक्स कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इट डजंट मीन कि वो जीरो होगा. तो हमें क्या करना है, उसको जिस सरफेस के अंदर जैसा उसका शेप होगा, उसी शेप के सिमेट्रिकल शेप की हम कितनी भी आइडेंटिकल बॉडीज लेके उस चार्ज को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए. अगर हमें एक चार्ज, हमें सपोज टू बी एक चार्ज दिया हुआ है एक बॉल के अंदर एक चार्ज दे दिया, कटोरे के अंदर एक चार्ज को रख दिया, और वो चार्ज उस बॉल की एक सरफेस ऊपर की कैसी है, ओपन है, और हमसे पूछा जाता है कि इस बॉल पे कितना फ्लक्स लिंक होगा. इट डजंट मीन कि वो बॉल का एक एंड ओपन है तो उसमें फ्लक्स जीरो लिंक होगा. उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो मेन जो इसका मोटिव होता है, जिस ट्रेंड पे हम काम करेंगे वो ये होता है कि हमें इस चार्ज को एनक्लोज करना है, एनक्लोज करना है किसी क्लोज बॉडी में. तो अगर मुझे एक बॉल दिया है तो हम एक दूसरा बॉल लेंगे जो ऊपर से इसको ढक देगा. तो एक बॉल नीचे है और एक बॉल ऊपर है, तो दोनों ने मिलकर उस बॉडी को, उस चार्ज को क्या करा, क्लोज कर दिया उसी बॉडी के अंदर. तो इट मीन्स वो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन करेगा. अभी हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई गलतफहमी में नहीं रहेंगे. अगर सरफेस क्या चाहिए हमें, क्लोज. अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो अगर हमें बोला है कि द सरफेस शुड बी क्लोज्ड, अगर सरफेस कैसी है, शुड क्लोज होनी चाहिए. इफ नॉट, इस बात को याद रखेंगे भैया, इफ नॉट अगर नहीं है, इफ नॉट इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लक्स जीरो होगा. इट विल कंट्रीब्यूट, वो कंट्रीब्यूट करेगा. इट विल कंट्रीब्यूट इफ मैनी आइडेंटिकल, इसको मैं कहीं लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, आ जाएगा ऊपर. इफ मैनी आइडेंटिकल bodies are taken with purpose,
enclosed the charge by these bodies। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें एक चार्ज, एक कोई भी एक बॉडी दी गई है और अगर वो बॉडी कहीं से ओपन भी, उसकी कैसी भी शेप है, तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए बेटे, इसका जो ट्रेंड है कि उस चार्ज को हमें हमेशा क्लोज करना है। और क्लोज करने के लिए जैसी शेप की बॉडी में वो चार्ज रखा है, ऐसी शेप की हम n आइडेंटिकल बॉडी ले सकते हैं, लेकिन उन n आइडेंटिकल बॉडीज को लेके हमें उस चार्ज को क्या करना है, क्लोज्ड। ये हमारा हमेशा टारगेट होना चाहिए और इसको ध्यान में रख के हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं आप। उसके बाद आप किसके कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है। इसमें बेटे मैंने आपसे बोला है कि ये क्लोज बॉडी दी गई, ये हमें दिया गया है वो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया, 2 माइक्रोकूलम, और हमसे पूछा ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है और ये एक पॉइंट सी है। तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड करिए, फाइंड द फ्लक्स एट नंबर फर्स्ट, ए पे भी निकालिए, बी पे भी निकालिए एंड सी पे भी निकालिए, तीनों पे निकालना है। तो देखो जी, सबसे पहली बात हमें पता है कि अगर मुझे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है और मुझे ये पूछा गया है कि फ्लक्स बताइए ए पर, तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें गॉस थ्योरम का यूज करना है। और गॉस थ्योरम की एक कंडीशन थी कि जहां भी आपको फ्लक्स निकालना हो वहां पर एक सरफेस होनी चाहिए। पहली बात, एक सरफेस होनी चाहिए। तो क्या ए पॉइंट पर कोई सरफेस है? आंसर है नो, ए पर कोई सरफेस नहीं है। अगर ए पर कोई सरफेस नहीं है, इट मींस यहां पर कोई फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स किसके साथ लिंक होता है? किसी एक सरफेस के साथ लिंक होता है, और यहां पर कोई सरफेस है नहीं। इट मींस यहां पर फ्लक्स कितना बनेगा? 0। तो अगर हम डायरेक्टली बोले तो यहां पर फ्लक्स कितना होगा? 0। बी पर देखिए, तो बी के लिए शर्त क्या है कि सबसे पहली बात, बी क्या किसी एक सरफेस पे है? यस। क्या ये बी क्लोज सरफेस है? आंसर है यस। तीसरा, इस क्लोज बॉडी के अंदर कोई चार्ज है? यस। तो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा, और ये फ्लक्स कितना होगा? तो आंसर है 5b इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 वेबर। इतना फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा। आंसर है सी। अब आता है सी पे, आइए। तो सी फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा? आंसर नो। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब चार्ज बाहर रखा होता है तो सरफेस पर फ्लक्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो चार्ज कैसा है? बाहर। तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 0। तो ए पर 0, सी पर 0 और बी इतना कंट्रीब्यूट करेगा। नंबर दूसरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये क्लोज बॉडी है, एक क्लोज बॉडी है, ये क्लोज बॉडी एक बड़ी क्लोज बॉडी के अंदर एनक्लोज्ड है, एक बड़ी बॉडी के अंदर एक छोटी बॉडी रखी है। इस बड़ी बॉडी पे जो चार्ज है, इस बड़ी वाली बॉडी पे जो चार्ज है वो सपोज टू बी 2 माइक्रोकूलम का है, और इस छोटी वाली बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो सपोज टू बी -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, -3, या सपोज टू बी 2 माइक्रोकूलम या 3 माइक्रोकूलम का है, लेकिन माइनस में -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो चार्ज है वो है 4 माइक्रोकूलम का। और ये वाली जो बड़ी बॉडी है, बड़ी बॉडी, इसको हमने नाम दिया है ए। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लिया हमने बी, और इस छोटी वाली सरफेस को हमने मान लिया सी। सेम क्वेश्चन, फाइंड करिए, फाइंड द फ्लक्स एट ए बी एंड सी। तो फिर से जरा सॉल्यूशन की तरफ जब हम देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए ए पर, सी पर आइए। सबसे पहले अगर हम सी की बात करें तो देखिए सी किसी एक सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। आंसर है यस। सरफेस जब तक होगी नहीं तब तक फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। तो सी एक सरफेस पे है, यस। क्या ये सरफेस क्लोज्ड है? यस। क्या इस क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज है? यस। कितना? -3। तो इस पर फ्लक्स कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? तो 5c पर फ्लक्स बनेगा -3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट वेबर। इतना फ्लक्स बनेगा। अब बी पर आइए, तो बी किसी सरफेस पर एग्जिस्ट करता है? आंसर है नो। तो बी कहां पर है? सी और ए, इन दोनों के बीच का जो फ्री स्पेस है उसके अंदर कौन एग्जिस्ट कर रहा है? बी। अगर बी इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है और कोई सरफेस नहीं है, तो यहां पर फ्लक्स कितना बनेगा बी पे? तो आंसर है 0, क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक सरफेस। जब तक सरफेस होगी नहीं तब तक फ्लक्स का कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं।
अब एग्जैक्टली आइए ए पे कितना बनेगा, तो आंसर है एक सरफेस पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोज बॉडी भी है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो आंसर है टोटल चार्ज के लिए इस बॉडी के अंदर वाले चार्ज को देखना, इसकी सरफेस के चार्ज को नहीं देखना। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो 4 + 4 - 3, तो +4 - 3 टोटल कितना हुआ, अलजेब्रिकली दोनों को जोड़ेंगे तो 1 माइक्रोकूलम, 1 का मतलब 10⁻⁶ अपॉन में ε0 टाइम्स वेबर, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जाता है कि आपसे बोला गया है एक बलून है, ये एक बलून है, इस बलून ये बलून के अंदर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का। इस बलून को हमने ब्लो कर दिया, फुला दिया, और फुला के इसका पहले जो रेडियस था, ये जो बलून था, दिस इज सपोज टू बी ए बलून, इस बलून का पहले रेडियस था 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और इसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ था वो चार्ज था 5 माइक्रोकूलम। अब हमने इसको ब्लो किया, इसको हवा से फुला दिया, और जैसे हमने इसको फुलाया तो इसका रेडियस बढ़ के कितना हो गया, आंसर इसका रेडियस बढ़ के हो गया 5 सेंटीमीटर। तो नाउ पहले इसका सरफेस ए थी, अब ये फूल गई तो इसकी सरफेस हमने बी मान ली। तो हमारा क्वेश्चन ये था, इफ द बलून इज blown then its radius increase to 5 centimeter. Now find the flux, नंबर फर्स्ट एट ए, दूसरा नंबर सेकंड बी, और नंबर तीसरा थर्ड रेशो ऑफ द फ्लक्स, रेशो ऑफ फ्लक्स टू ए एंड बी। तो कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है कि अगर हमें इसका फ्लक्स निकालना है इस वाले सरफेस पे, तो ये सरफेस इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, लेकिन ए क्या है, एक सरफेस पर है, क्लोज बॉडी है, चार्ज उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स जो फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो ए पे कितना होगा, सोल्यूशन की बात करें तो कितना होगा, चार्ज 5 × 10⁻⁻⁶ अपॉन में ε0, इतने वेबर का फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये बताइए कि अगर मैं इसको फुला दूं और फुला के इतना बड़ा रेडियस कर दूं, तो अब ये बलून जो ऐसा था, अब ये बलून ऐसा हो गया होगा, ठीक है, अब बलून बड़ा हो गया। अब ये बताइए बी पॉइंट सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहा है, यस, सरफेस कैसी है, क्लोज। दूसरा, इसके अंदर चार्ज कितना, भी आंसर है चार्ज है 5 माइक्रोकूलम। और इस बात को याद रखना कि गॉस थ्योरम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करती बेटे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था फ्लक्स कितना होता है Q अपॉन में ε0। अगर मेरा रेडियस छोटा हो, मेरा रेडियस बड़ा हो और बड़ा हो, उसकी शेप कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, हम लोगों ने डिस्कस किया था, उससे गॉस थ्योरम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉस थ्योरम सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ द चार्ज प्लेस इन द क्लोज बॉडी, क्लोज बॉडी के अंदर कितना चार्ज है। अगर इस बलून को कितना भी फुला दूं, चार्ज पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, इसका मतलब बी पर भी फ्लक्स इतना बनेगा। इट मींस थर्ड पार्ट का अगर मैं आंसर लिखूं तो इन दोनों का रेशो होगा फ्लक्स का 5A to 5B इज इक्वल टू 1:1, ये इसका आंसर है। अब आगे देखिए क्वेश्चन, और अगर मैं आपसे अगले क्वेश्चन में ये पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि भाई ये एक हमें क्लोज बॉडी दी गई है, इस क्लोज बॉडी के अंदर हमने एक डाइपोल को रख दिया, दिस इज सपोज टू बी ए डाइपोल, ये एक डाइपोल है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ ए डाइपोल of dipole moment (5 coulomb meter) is placed in a closed body and the separation between their charges is 2 centimeter apart. So find out the flux निकालना में on the surface of closed body। तो इसकी सरफेस पर कितना फ्लक्स बनेगा, कैसे निकालेंगे भाई। तो हमें पता है एक डाइपोल हमने इसके अंदर रख दिया, अगर डाइपोल हमने इसके अंदर रख दिया और हमें
पता है कि एक डाइपोल का भाई यहाँ पे कितना चार्ज होता है, ये -q चार्ज और ये +q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दिस इज 2a। और हमें पता है कि हमें डाइपोल मूवमेंट P = q × में 2a ये डाइपोल मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, तो आंसर है यहाँ पर हमें डाइपोल मूवमेंट दिया गया है P हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, आंसर है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 2 सेंटीमीटर, तो मुझे P दिया हुआ है 2a दिया है, तो हम Q निकाल लेंगे और Q को उठा के जो टोटल चार्ज फ्लक्स होता है phi = q में ε0 लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार सोचो इस डाइपोल का नेट चार्ज कितना है, आंसर है 0। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि डाइपोल का नेट चार्ज हमेशा कितना होता है, 0। नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज डाइपोल का 0, टोटल चार्ज प्लस माइनस। अगर नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, phi E = 0। इसको प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हो। कैसे प्रैक्टिकली समझ सकते हो, देखो ये अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो दिमाग लगाओ कि पॉजिटिव चार्ज से फ्री लाइंस कैसे पास होकर जाती हैं, आंसर है अवे बाहर की तरफ जाती हैं। अरे तो अगर जितना ये पॉजिटिव चार्ज है तो उतनी तो फ्री लाइंस निकालेगा। मान लो ये फ्री लाइंस निकालता है n, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, फ्री लाइंस अपने अंदर एंटर कराएगा, इस तरह से एंटर करती है नेगेटिव से कितनी, n। तो जितनी फ्री लाइंस इससे बाहर निकल रही है उतनी तो एंटर कर रही है, जितनी एंटर कर रही है उतनी तो बाहर निकल रही है, तो इससे नेट फ्लक्स कितना लिंक होगा, 0। भाई हम जितना पैसा कोई हमें दे रहा है उतने हम खर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना पैसा है, 0। एग्जैक्टली यही है, क्योंकि हमें पता है आता हुआ फ्लक्स, एंटर करता हुआ फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव। एंटर कर रहा है ना तो माइनस, यहाँ से फ्लक्स बाहर जा रहा है, अरे आउटवर्ड, तो फ्लक्स कैसा होता है, प्लस phi। तो ये phi E नेगेटिव है, ये phi E पॉजिटिव है, टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। ये इसका प्रैक्टिकली मतलब होता है। तो किसी भी एक डाइपोल को अगर हम किसी एक क्लोज बॉडी में रखेंगे तो हमेशा फ्लक्स कितना लिंक होगा, 0। अब आगे देखिए, उसके बाद आता है क्वेश्चन, अगर मैं आपसे दूंगी क्वेश्चन नंबर 5, कि ये एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है कि ये एक क्यूब दिया है आपको, दिस इज सपोज टू बी द क्यूब। इस क्यूब के अंदर हमने एक चार्ज को रख दिया क्यू। अगर एक क्यूब के अंदर हमने चार्ज क्यू रख दिया तो हमें बताना है इसके एक फेज पर ये एक फेज है इसका, कितनी फेज होती है इसमें, 6 क्यूब के अंदर। तो अगर क्यूब के अंदर 6 फेज होते हैं और हमें एक फेज पे पूछा गया है कितना फ्लक्स होगा, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि अगर ये कि क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज इस क्यूब के अंदर रखा है और क्यूब की कितनी सरफेस होती है, 6। कितने फेज होते हैं, 6। और ये 6 के 6 सरफेस के फेज कैसे हैं, सिमेट्रिकल है। अरे सिमेट्रिकल है एक दूसरे के। तो हम ये मानते हैं कि अगर ये क्यू चार्ज अगर यहाँ से कुछ सपोज टू बी 100 नंबर ऑफ फ्री लाइंस निकालता है, कितनी है, 60 नंबर ऑफ फ्री लाइंस निकालता है ये क्यू, तो हम ये मान के चलते हैं कि 10 हर एक सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फ्री लाइंस पास होंगी, तो आंसर है 10। टोटल कितनी बना रहा है, 6, तो सबसे 6 कितनी पास होंगी, तो आंसर है 10 नंबर ऑफ फ्री लाइंस पास होंगी। क्लियर है इतनी बात। तो ये सिमेट्रिकल का मतलब होता है। तो एक बात सोचो, अगर ये क्यू चार्ज है तो इस क्यू चार्ज से निकलने वाली जो नंबर ऑफ फ्री लाइंस होंगी 6 की 6 सरफेस से तो पास होंगी, हर सरफेस से पास होकर जाएगी। तो ये क्यू चार्ज इन 6 की 6 सरफेस पे जो टोटल फ्लक्स बनाएगा वो कितना बनाएगा, आंसर है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बनाएगा। तो 6 सरफेस मिलकर टोटल फ्लक्स कितना बना रही है, इतना, कितना, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से तो 6 सरफेस 6 फेज मिलकर कितना फ्लक्स बनाते हैं, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेज एक सरफेस कितना फ्लक्स बनाएगी, 1/6 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फ्लक्स ऑन ईच फेज। तो एक फेज पर अगर हमें फ्लक्स निकालना हो तो कितना फ्लक्स बनेगा, 1/6 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपसे बोलूं इसकी 3 फेज पर फ्लक्स कितना होगा, ये फ्लक्स कितनी फेज पे है, तो आंसर है फ्लक्स एक फेज पे है। अरे सिंगल फेज पे है ना, एक ही फेज पे। अगर मैं बोलूं ऑन 3 फेज, तो 3 फेज पे कितना होगा, तो आंसर है एक पे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, एक पे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 1/6 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो 3 पे कितना निकालोगे, तो सबका निकालोगे। अब आगे देखिए, आगे है इसमें और हाँ एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अगर हमें कोई क्लोज बॉडी दी गई है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मुझे कोई भी एक क्लोज बॉडी दी गई है, ये क्लोज बॉडी, अगर क्लोज बॉडी के में अगर मैं चार्ज इसके सेंटर पे रख दूं
यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, कहीं भी चार्ज को रख दूँ तो मेरे फ्लक्स के कंट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी बाहर जा रही थी और कहीं भी रखने पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी ही बाहर जाएंगी। इट मीन्स द चार्ज प्लेस इनसाइड द बॉडी एनीवेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लक्स। ये इंडिपेंडेंट है भाई साहब, इन इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट the flux contribute over the surface is independent by placing the charge anywhere inside the body। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, चार्ज कहीं भी रखिए इस इनसाइड बॉडी के अंदर, फ्लक्स हमेशा इक्वल कंट्रीब्यूट करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट बाय द पोजीशन। तो एक नोट करके मैं ये भी कहीं लिख देता हूं, यह भी आपको याद रखना है नोट बना के, द फ्लक्स ओवर द सरफेस is always independent of the position of charge placed inside the body। ठीक है जी, कहीं भी रखिए, फ्लक्स विल बी सेम, फ्लक्स कैसा होगा, सेम। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है और थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आता है बेटे फ्लक्स कुछ अलग से, फ्लक्स ओवर ओपन सरफेस। कुछ ओपन सरफेस के केसेस आते हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट, इन केसेस में सबका एक ही मेथड होता है बेटे, जैसे मैंने भी बताया, मान लो हमें एक बॉल दे रखा है ऐसा, ये एक बॉल दे रखा है हमें, एक कटोरा जैसा दिया हुआ है, इस कटोरे की ऊपर की सरफेस ओपन है और यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q, दिस इज द बॉल, और यहाँ पर इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q, ये ओपन है। तो हमसे पूछा जाता है इसका फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि ये बॉल अगर ओपन है तो यहाँ पर फ्लक्स कितना बनेगा, 0। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, फ्लक्स और गॉस थ्योरम दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों रिलेट एक दूसरे के साथ करते हैं लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं। हमेशा फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। भाई फ्लक्स तो कैसी भी फील्ड लाइन जाए, सरफेस से पास होंगी तो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन तो होगा, लेकिन गॉस थ्योरम क्या बताता है, मैक्सिमम फ्लक्स को कैलकुलेट करता है। किसको, मैक्सिमम फ्लक्स, ये ध्यान रखना है। और गॉस थ्योरम की एक कंडीशन थी कि जब भी हमें गॉस थ्योरम को यूज करना है तो मैक्सिमम फ्लक्स निकाल रहे हैं, उसके लिए हमें ये कंसीडर करना पड़ता है कि जो चार्ज हमने लिया वो चार्ज हमेशा एनक्लोज हो जाए, वो चार्ज को हमें क्लोज करना है किसी एक क्लोज बॉडी के अंदर, एनक्लोज करना है किसी एक क्लोज बॉडी के अंदर। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि जैसी सिमेट्रिकल बॉडी, जिस बॉडी के अंदर वो चार्ज रखा है तो उसी सिमेट्रिकल बॉडी को, उसके जैसी सिमेट्रिकल हम एन बॉडीज को लेके उस चार्ज को हमें क्लोज करना है। फिर से, अगर ये क्लोज, ये एक ओपन बॉडी थी लेकिन ये क्या, एक बॉल है, इस बॉल के अंदर एक चार्ज क्यों रखा है, लेकिन अभी ये चार्ज कैसा है, ओपन है। लेकिन हमारा जो हमेशा इन प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक ही मेथड होगा, हमें हमेशा पहली बात ये ध्यान रखनी है कि इस चार्ज को हमें क्लोज करना है। लेकिन क्लोज करने के लिए जो हमें सरफेसेस यूज करनी है वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो सरफेस सिमेट्रिकल होनी चाहिए इस बॉडी के जिसके अंदर चार्ज रखा है। अगर वो बॉल है तो बॉल जैसी सिमेट्री लेनी है, बॉडीज लेनी है। अगर वो क्यूब है तो क्यूब जैसा लेना है, और अगर वो सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल जैसा लेना है, तो मतलब आइडेंटिकल होना चाहिए। तो अगर ये चार्ज क्यू है तो हमें पता है हमें इस चार्ज को क्या करना है, एनक्लोज करना है। उसे एनक्लोज करने के लिए हम इसके ऊपर एक दूसरा ऐसा बॉल ले लेते हैं, उसको ऐसा लेकर ढक देते हैं। अगर मैं उसको ऐसा ढक दूं तो ये चार्ज कैसा हो गया, एनक्लोज। अगर ये चार्ज एनक्लोज हो गया तो ये पूरी की पूरी इस क्लोज बॉडी में कितना फ्लक्स बनाएगा, आंसर है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो ये एक हाफ और दो हाफ, तो दो हाफ, तो दो सरफेस मिलकर कितना फ्लक्स बनाते हैं, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। भाई वन बॉल और टू बॉल मिलके इतना बनाते हैं, तो एक बॉल कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, तो हमें पता है दो सरफेस मिलके कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, वन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस कितना कंट्रीब्यूशन देगी, ये बॉल कितना कंट्रीब्यूशन देगा, ये वाला, तो आंसर है वन बॉल कंट्रीब्यूशन देगा 1/2 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बना हमारा, दिस इज फ्लक्स। ठीक, एग्जैक्टली अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं नंबर सेकंड कि हमें ये दिया है, ये क्यूब दिया है,
थोड़ा सोचिएगा बेटे, बहुत आसान सा है। अगर मुझे क्यूब दिया है और क्यूब के मुझे बिल्कुल इस वाले फेस के यहाँ पर एक सर्फ, इस फेस पर, दिस इज द फेस, इस फेस पर मुझे एक चार्ज दिया हुआ है क्यू, द चार्ज प्लेस एट फेस, चार्ज इस फेस पे प्लेस है, और हमें निकालना है कि फाइंड द फ्लक्स ओवर द क्यू, फाइंड द फ्लक्स ऑफ क्यू। तो कैसे निकालेंगे, यहां पे फ्लक्स कहां निकालना था, ओवर द बॉल, फाइंड द फ्लक्स ऑफ बॉल। अब कैसे करेंगे, वही सेम मेथड, हमें हमेशा क्या करना है, जो ये चार्ज क्यू है, इस चार्ज को हमें एनक्लोज करना है, किसके अंदर, एन सिमेट्रिकल बॉडी से। इस चार्ज क्यू को हमें क्या करना है, क्लोज करना है, किसकी हेल्प से, आइडेंटिकल, हमें एन आइडेंटिकल बॉडीज लेनी है जिस बॉडी के सरफेस पे चार्ज रखा है, ये तो है इसके फेस पे, तो हमें ऐसी एन आइडेंटिकल बॉडीज लेनी है, उन बॉडीज को यूज करके इस चार्ज को उन बॉडीज के अंदर एनक्लोज करना है। तो क्या तरीका है, आंसर तरीका ये है कि एक बॉडी ऐसी रखी है, इसके ऊपर से अगर मैं एक दूसरी बॉडी, जैसे एक बॉडी है, इसके सरफेस पे एक चार्ज है, तो अगर मैं एक दूसरी ऐसी बॉडी लेके इसके ऊपर रख दूं, तो ये चार्ज इन दोनों बॉडीज के बीच में आ जाएगा। अगर चार्ज बीच में आ गया तो टोटल फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, अरे एग्जैक्टली मैं एक क्यूब यहां से ऊपर से बनाऊं ऐसा, और इसको ऐसा ढक दूं, तो ये पूरा का पूरा चार्ज इन दोनों बॉडीज के बीच में नहीं आ जाएगा। अगर दोनों बॉडीज के बीच में आ गया, दोनों के ऊपर से उठा के रख दो, तो ये चार्ज तो किसमें आ गया, क्लोज हो गया, और चार्ज क्लोज हो गया तो क्लोज कितनी सरफेस ने करा, दो सरफेस ने, तो इन दोनों सरफेस पर मिलकर टोटल चार्ज कितना कंट्रीब्यूट करेगा। अरे ऐसा बनाऊं क्या इसको, ऐसा ऊपर से ये कर सकते हो 3D डायग्राम से, तो आप जैसे उठा के रखोगे तो दोनों से ये चार्ज उसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा और अपने में से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, तो दोनों सरफेस से जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स कितना बनेगा, तो आंसर है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स कितनी सरफेस ने बनाया, दो सरफेस ने। तो अब बताओ ये वाला जो क्यूब था, एक क्यूब दो क्यूब, दोनों क्यूब ने मिलकर कितना फ्लक्स बनाया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक सरफेस का, ये पूरी सरफेस होगी ना बेटा, ये एक बॉडी कितना कंट्रीब्यूशन करेगी, एक सरफेस, ये हमारे लिए पूरी सरफेस है, या बॉडी बोल सकते हो, बी का मतलब बॉडी, तो एक बॉडी कितना कंट्रीब्यूशन करेगी, तो आंसर है 1/2 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर भी कितना है, दिस इज फ्लक्स इज इक्वल टू, जो हमें निकालना था इस क्यूब पे, वो ये आंसर है एग्जैक्टली। मैं अब तीसरा क्वेश्चन आपसे बोलूं कि ये एक चार्ज है हमारे पास, ये चार्ज है, ये एक सिलेंडर है, ऐसा ओपन सिलेंडर है, इस ओपन सिलेंडर के यहां पर रखा है, इसके अंदर रखा, इस ओपन सरफेस के अंदर यहां पे कहीं रखा है, ये चार्ज कितना रखा है इसके अंदर, दिस इज द चार्ज क्यू। अब हमसे पूछा है कि इसका फ्लक्स निकालो, दिस इज ओपन, ओपन सिलेंडर, और हमें पूछा है कि फाइंड द फ्लक्स, तो कैसे निकालेंगे इसका फ्लक्स, तो इसका फ्लक्स को निकालने का क्या तरीका है, डू वी हैव एनी मेथड, यस सेम वही मेथड, एक दूसरी सिमेट्रिकल ऐसी आइडेंटिकल बॉडी कंसीडर कर लो, सिमेट्रिकल का मतलब आइडेंटिकल, ये वाली बॉडी, ये ऐसे हमने कंसीडर कर ली। अब ये वाला चार्ज क्या हो गया, इन दोनों बॉडीज के बीच में आ गया, जब दोनों बॉडीज के बीच में आ गया तो दोनों बॉडीज पर ये चार्ज यहां भी फील्ड लाइंस पास करेगा, यहां भी पास करेगा, तो दोनों पे मिलके जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये कितनी बॉडी ने बनाया, दो बॉडी ने, तो एक बॉडी कितना कंट्रीब्यूशन करेगी, नीचे वाली सिंगल बॉडी, वन बॉडी, इस पर फ्लक्स कितना बनेगा, 1/2 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इस पर भी फ्लक्स कितना हुआ, 1/2 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एग्जैक्टली मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आइए इधर देखिए, इस तरफ देखिए, हाँ देखिए एक क्वेश्चन पूछा था पेपर के अंदर बेटे, क्वेश्चन ये है कि इफ द चार्ज is placed at the corner of the cube, चार्ज कहां पे प्लेस है, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, सो फाइंड आउट, फाइंड नंबर फर्स्ट,
फाइंड द फ्लक्स, सिंपल सही है, तो फाइंड द फ्लक्स निकालना है एट, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द क्यूब। देखो जी, हमसे बोला गया है कि एक इफ द चार्ज इज प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, उस क्यूब का फ्लक्स निकालना है। तो देखो इधर छोटा सा एक इस क्वेश्चन ये बहुत आता भी है, ये क्यूब है, दिस इज सपोज टू बी ए क्यूब। अगर चार्ज किसी एक कॉर्नर पे रखा है, सपोज टू बी यहाँ पर एक ये चार्ज क्यू एक इस कॉर्नर पे रखा है, और हमें निकालना है कि इस क्यूब का फ्लक्स कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर से हमें एक बात पता है, जो चार्ज हमने क्यू लिया है, तो इस चार्ज क्यू को हमें एनक्लोज करना है किससे, आइडेंटिकल बॉडी में। लेकिन वो आइडेंटिकल बॉडी कैसी होनी चाहिए, ऐसी, कितनी कितनी भी हो सकती है। अब इसको एनक्लोज करने का तरीका देखिए, सपोज टू बी ये एक चार्ज यहाँ पे इस कॉर्नर पे यहाँ पे रखा है, दिस इज सपोज टू बी ये चार्ज जो यहाँ पर एक कॉर्नर पे ऐसा है, यहाँ पर ये चार्ज इस कॉर्नर पे यहाँ पे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी बॉडी इसके साथ में रखेंगे नियर बाय, एक बॉडी ऐसी इधर रखेंगे, एक बॉडी इधर रखेंगे, एक बॉडी इधर रखेंगे, तो चार बॉडी एक दूसरे के साथ आ गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये चार्ज है बेटे, एक बॉडी इधर आ जाएगी, ये इसको कुछ कवर करेगी, एक इधर आएगी एक इधर, तो चार बॉडी, चार क्यूब हम एक इधर एक इधर एक इधर लगाएंगे। अब इस चार्ज को बंद करना है, तो इन चारों के ऊपर चार क्यूब हम और लगाएंगे, तो टोटल अगर मैं 8 क्यूब लूंगा, तो ये चार्ज कैसा होगा, इन 8 क्यूब्स के अंदर एनक्लोज हो जाएगा। तो इट मींस ये हुआ कि ये 8 क्यूब्स मिलकर, अगर मैं यहां से ऐसा बनाऊं बेटे, इसको आगे बढ़ाए, इसको पीछे की तरफ बढ़ाए ऐसा, अरे ऐसा पीछे बढ़ाओ, इसको आगे ऐसा बढ़ाओ, उसको उधर की तरफ आगे बढ़ाओ, तो 8 क्यूब तो नीचे की तरफ आ गए, 4 क्यूब, और 4 क्यूब इसके ऊपर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो आंसर ये चार्ज कहां पर आ जाएगा, इन 8 आइडेंटिकल क्यूब्स के अंदर, इनके अंदर एनक्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 बॉडीज थी, ये 8 बॉडीज मिलकर कितना फ्लक्स बना रही हैं, तो आंसर है फ्लक्स बनाएगी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो सभी से तो फील्ड लाइंस पास होंगी, आठों के आठों क्यूब से 7 डायरेक्शन में पास होंगी। तो ये बताओ क्लियर, तो 8 बॉडीज मिलकर कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है, इतना। तो एक बॉडीज जो ये वाली बॉडी है, कोई भी एक बॉडी कितना फ्लक्स बनाएगी, तो आंसर है बेटे 1 अपॉन में 8 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस बात को आप याद कर लो। तो एक बॉडी का कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना होता है, एक बॉडी का एक कॉर्नर पे अगर चार्ज रखा हो, तो चार्ज अगर कॉर्नर पे है, तो ये वाली बॉडी पर फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसी में एक अगला पार्ट सुनना, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ द फेसेस, आपको इसी में निकालना है, नंबर इसी में डाल देते हैं। ये फर्स्ट था, अब सेकंड देखिए, फाइंड द फ्लक्स ऑन द फेसेस which is adjoining the charge। एक बात बताओगे बेटे, अगर ये चार्ज क्यू है और ये चार्ज जिन फेसेस के साथ टच में है, जिनके साथ जुड़ा हुआ है, उन पर फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो बहुत आसान सी बात है बेटे। एक बात सोचो, अगर ये चार्ज इस फेस के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ कितनी फेस जुड़ी हुई है, तो आंसर है इसके साथ एक ये ऊपर वाला फेस जुड़ा हुआ है। गौर से देखिए, इस वाले चार्ज के साथ इसके पीछे वाला फेस जुड़ा हुआ है, ऐसे वाला पीछे वाला फेस जुड़ा हुआ है, इसके साथ इधर वाला साइड वाला फेस जुड़ा हुआ है, ये तीनों फेस तो जुड़े हुए हैं। अब तुम सोचो, चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज से कैसे जाएगी, आंसर इस चार्ज से इधर 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 चारों तरफ जाएगी। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सरफेस से चारों तरफ जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बड़े आराम से सुनना। ये एक चार्ज है यहाँ पर कॉर्नर पे, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पर एक चार्ज रखा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाती है, इस डायरेक्शन में ऐसे जाती है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर भी जाए, ये इसका एरिया वेक्टर है। ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, तो आंसर है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, दिस इज एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहे बेटे एक्चुअली में ऐसी जाए, भैया पॉजिटिव चार्ज है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे भी इस प्लेन के जब भी होके जाएगी, तो इस एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बनाएगी, 90। मैं आपको दिखाता हूं, देखो
ये एक चार्ज अगर इस कॉर्नर पे, ऊपर का वाला चार्ज बता रहा हूँ, अगर ये चार्ज यहाँ पे कॉर्नर पे है और इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इधर गौर से देखिए, ये एक चार्ज क्यू है यहाँ पर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरी सरफेस पे ऐसे फैलेगी ना बेटा, ए सारों में कंट्रीब्यूट करेगी, कैसे भी कंट्रीब्यूट करे, अगर वो ऐसे भी कंट्रीब्यूट करती है तो भी देखो नॉर्मल कैसा है इसका सरफेस का, ऐसा, तो एंगल कितना बनेगा 90, क्लियर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसा कंट्रीब्यूट करती है, एंगल कितना 90, एंगल कितना 90, इधर फैलेगी तब भी एंगल कितना है 90। एग्जैक्टली मैं इस वाले चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो भी सरफेस के साथ 90, ऐसे जाएगी तो भी 90, हर बार जाएगी तो कितना बनेगा 90। एग्जैक्टली जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले फेज के साथ जाएगी, पीछे वाले फेज के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसकी सरफेस पे होगी, लेकिन उसका एरिया वेक्टर किधर है, उस तरफ, तो एंगल कितना बनेगा 90। एग्जैक्टली इस वाली सरफेस पे भी यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ से जाएंगे, लेकिन उसका एरिया वेक्टर कैसा है, इस डायरेक्शन में, इधर जो जुड़ी हुई साइड है, इसका इधर और इसका उस पीछे वाले का किधर होगा बेटे, उसके उस तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के साथ इन तीनों जुड़ी हुई साइड के साथ एंगल हमेशा कितना बनाती है, तो आंसर है एंगल हमेशा 90 बनाती है। अगर तीनों सरफेस के साथ अगर एंगल 90 बन रहा है, तो क्या हमें बता सकते हो कि फ्लक्स का फार्मूला कितना होता है। अगर फ्लक्स का फार्मूला ई ए कोस थीटा होता है, अगर थीटा 90 का बन गया तो फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस चार्ज के साथ जो जो सरफेस एडजॉइंट होती हैं, उन सरफेस पर फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना होगा, 0। तो इसका मतलब जितनी सरफेस जुड़ी हुई है, 3 सरफेस के साथ जुड़ी हुई है, उन तीनों सरफेस का कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना होगा, 0। एक बात, क्यों, क्योंकि थीटा कितना बनता है, 0। तो यहां पर हमें एक बात समझ में आई दूसरे पार्ट में कि भैया इसका जो फ्लक्स होगा, दिस इज ए पार्ट फर्स्ट, इसका जो दूसरा पार्ट है उसका आंसर देखिए। तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, फ्लक्स जो है सेकंड पार्ट में वो कितना होगा, फ्लक्स ऑन 3 सरफेसेस जो क्या है, एडजॉइनिंग है, इन पर टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि जो फ्लक्स बन रहा है, जो थीटा बन रहा है, थीटा वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर 90 है तो फ्लक्स कितना बनेगा इन पे, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब इन तीनों पे फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन हमेशा 0 होगा। ये बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको एक बात बताई है, इस चार्ज से इस पूरी सरफेस पर ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी फैल गई, ऐसा ऐसा पूरा फैल गया, लेकिन एरिया वेक्टर तो हमेशा कैसा है, एरिया वेक्टर तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो एरिया वेक्टर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, देखो सबके साथ, हर फिंगर के साथ एंगल कितना बना रहा है, 90 90 90। तो जब 90 बनेगा तो 0, इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0। इसका मतलब जब कॉर्नर पे कोई चार्ज रखा होता है तो वो अपनी एडजॉइन, अपनी नियर नेबरहुड में जो उससे कनेक्टिंग जो सरफेसेस होते हैं उन पर फ्लक्स कितना बनाता है, 0। इसका मतलब एक क्यू चार्ज, जो पूरा एक क्यू चार्ज अपने इस क्यूब पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाता है वो बनाता है इतना। लेकिन इतना फ्लक्स बनाने में क्या 6 की 6 सरफेस यूज हो रही है, आंसर है नो, 6 की 6 सरफेस यूज नहीं हो रही। कितनी सरफेस यूज हो रही है, 3। इसका मतलब 3 सरफेस मिला के इतना फ्लक्स बनाती है। अब अगला क्वेश्चन यही था, फाइंड करिए, फाइंड द फ्लक्स बाय अदर सरफेसेस, अदर फेस। भैया जो कनेक्ट हो रही है उसको तो छोड़ दो, अब अनदर फेस की वजह से बताओ कितना फ्लक्स बनेगा जो इससे टच नहीं हो रहा। तो एक बात छोटी सी और मोटी सी बात सुनो, ये टोटल फ्लक्स एक क्यूब ने, जब एक क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा होता है तो वो टोटल फ्लक्स कितना बनाता है, इतना। उस फ्लक्स में कितनी सरफेस फ्लक्स नहीं बनाती, तो इस क्यूब में कितनी सरफेस थी, 6। तो 6 सरफेस मिलकर इतना फ्लक्स बनाती है। उनमें से अभी हमने देखा जो एडजॉइन होती हैं चार्ज के वो तो कोई फ्लक्स बनाती नहीं है, तो 6 में से 3 सरफेस तो कोई फ्लक्स नहीं बनाएगी, तो बची कितनी, 3 सरफेस। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो अब हमें पता है थर्ड पार्ट में कि ये जो 3 सरफेसेस हैं, 3 सरफेस, 3 सरफेस मिलके टोटल फ्लक्स कितना बना रही है, 1/8 Q/ε0। तो इसका एक सरफेस, एक फेस कितनी बनाएगा, एक सरफेस कितना बनाएगा, आंसर 8 या 24, 1/24 Q/ε0। ये एक फ्लक्स बनेगा किस पे, एक फेस पे। दिस इज 1/24 Q/ε0। तो इसे हमेशा के लिए याद कर लो कि जब भी हम कोई चार्ज, जब भी कोई चार्ज किसी एक कॉर्नर पे रखते हैं तो वो कॉर्नर वाला चार्ज एक क्यूब पे जो कंट्रीब्यूशन देता है वो 1/8 Q/ε0 देता है। लेकिन वो चार्ज
जिन सरफेस के साथ एडजॉइन करता है, जिन सरफेस के साथ वो कनेक्ट होता है, उन सरफेस पर वो कोई फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन तीनों सरफेस के साथ एंगल 90 बनाता है, जिसकी वजह से इनका टोटल फ्लक्स कितना होता है? 0। इसका मतलब ये कोई फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं करते। तो एक क्यूब में 6 सरफेस होती है, 6 सरफेस मिलके जब चार्ज कॉर्नर पे होता है तो कितना फ्लक्स बनता है? 1/8 Q/ε0। तो उस 6 में से 3 सरफेस तो कंट्रीब्यूशन देती नहीं है, तो कितनी कंट्रीब्यूशन देती है? नेक्स्ट 3। तो 3 सरफेस इतना कंट्रीब्यूशन देती है, तो एक सरफेस कितना बनाएगी? 1/24 Q/ε0। ये फ्लक्स इसने बनाया, उस फेज में बताया जो उस चार्ज के साथ एडजॉइन नहीं है, जो उससे दूर है। दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड देयर न्यूमेरिकल्स। आई होप कि इनको आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।